नमस्ते छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम चौथी इकाई देख रहे हैं। अब तक हमने भाषा विज्ञान के इस वाक्य विज्ञान इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले वाक्य से संबंधित जो भी कुछ भाषा विज्ञान में मतप्रवाह है उसको हमने विस्तार से देखा है। इसके पहले के लेक्चर में हमने वाक्य की परिभाषाएं देखी है। उसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ और पतंजलि के द्वारा जो भी कुछ वाक्य से संबंधित परिभाषाएं बनाई गई है या उनको हमने विश्लेषित करके देखा है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम का इसी टॉपिक का जो है अगला मुद्दा है वाक्य की आवश्यकताएं। वाक्य की आवश्यकताएं इस मुद्दे को समझने वाले हैं। अब देखिए, वाक्य के संदर्भ में हमने जो परिभाषाएं देखी है उन परिभाषाओं के माध्यम से विद्वानों द्वारा लगभग वो बातें सामने लाने की कोशिश की गई है कि वाक्य कैसे बनता है, किसे कहते हैं और वाक्य की जरूरत क्या क्या है। तो लगभग इसी मुद्दे में भी वही बातें हमें देखनी है कि वाक्य बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है। आचार्य पतंजलि के द्वारा जो हमने परिभाषा देखी थी या आचार्य विश्वनाथ द्वारा जो परिभाषा हमने देखी थी उसमें ये बातें खुलकर सामने आई थी कि वाक्य बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, वाक्य बनने के लिए आकांक्षा की आवश्यकता है, वाक्य बनने के लिए निकटता की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा था कि योग्यता, आकांक्षा और निकटता से युक्त पद समूह को उसको ही वाक्य कहा जाता है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि वाक्य की आवश्यकताएं कौन कौन सी, मतलब वाक्य बनने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो 6 प्रकार की आवश्यकता है वाक्य के लिए उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, बाद में हम एक एक करके उसका विश्लेषण देखने वाले हैं। पहला है सार्थक शब्द। वाक्य की पहली आवश्यकता है सार्थक शब्द। दूसरी आवश्यकता है व्याकरणिकता। तीसरी आवश्यकता है आकांक्षा। चौथी आवश्यकता है सन्निधि। इसको आसक्ति भी कहा जाता है, सन्निधि या आसक्ति। उसके बाद पांचवी आवश्यकता है वो है अन्विति और छठी आवश्यकता है पदक्रम। लगभग इन 6 तत्वों के आधार पर कोई भी वाक्य जो है वो बनता है और उसके आधार पर हम वो उस वाक्य में कही गई बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे सार्थक शब्द, व्याकरणिकता, आकांक्षा, सन्निधि, आसक्ति, अन्विति, पदक्रम, ये 6 प्रकार की आवश्यकताएं जो है वाक्य निर्माण में काम आती है। अर्थात वाक्य जब हमें अगर बनाना है तो उसके लिए इन 6 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि भाषा वैज्ञानिकों ने परिभाषा के अंतर्गत जो भी कुछ बातें बताई है उसमें से ही लगभग ये बातें सामने आती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पे देखिएगा कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी परिभाषा में कहा था कि वाक्य भाषा की सहज इकाई है। वाक्य भाषा की सहज इकाई है जिसमें कम से कम एक समापिका क्रिया होती है, जिसमें जो है एक सार्थक शब्दों का समूह होता है। साथ ही साथ भले ही वो वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो अथवा नहीं हो, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वहां पे पूर्ण जरूर होता है। तो लगभग ये सभी बातें हम उनकी परिभाषाओं में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा दिया गया है आवश्यकताओं के रूप में, इसके बगैर वाक्य बन नहीं सकता, तैयार नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्रमबद्ध रूप में एक एक करके जो है समझने वाले हैं। तो सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए जो, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 6 मुद्दे हैं या फिर लिख लीजिएगा, 6 मुद्दे हैं। इसको हम एक एक करके विश्लेषित करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला जो मुद्दा है
वो है सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य देखिए, जिन शब्दों के अर्थ के सहित और दूसरे जो शब्द होते हैं जिनको निरर्थक शब्द कहा जाता है, अर्थात इसमें अर्थ जो है नहीं होता, अर्थ नहीं है। मतलब क्या है कि सार्थक शब्दों का विलोम जो है निरर्थक शब्द होता है, और भाषा विज्ञान में या भाषा के अंतर्गत इसका कोई भी महत्व नहीं होता। मतलब क्या है कि वाक्य बनने के लिए सार्थक शब्दों की पहले आवश्यकता है। मतलब वाक्य अगर आपको बोलना है, बनाना है या समझना है या लिखना है, तो भाषा को प्रचालित करने के लिए, भाषा को प्रयुक्त करने के लिए वहां पे जो वाक्य बनता है वो सार्थक शब्दों के सहित ही बनाना पड़ता है। मतलब उस शब्द में कोई तो अर्थ जरूर होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा ल ट र, अब ये लटर, ये जो शब्द है इसको अगर हम समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मात्र अर्थों का मतलब जो यहाँ पे दिए जो अक्षर है, वर्ण जो है, उसका मात्र समूह होने से काम नहीं चलता। इसका कोई भी अर्थ यहाँ पे सामने नहीं आता। या प ह क, इसको हम भी शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें कोई भी अर्थ जो है नहीं है। अगर इसको यहाँ पे पह पहल अगर ये शब्द बनता है या उसी रूप में वर्ण उस प्रकार से आ जाते हैं, तो ये शब्द अर्थ उसमें होने के कारण, पहल मतलब शुरुआत, अर्थात पहल का अर्थ है। तो ये सभी बातें हम समझ रहे हैं कि वाक्य बनने के लिए उस वाक्य में आने वाले जो शब्द होते हैं वो अर्थपूर्ण हो या उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर हो। अर्थात वाक्य बनाने के लिए तथा भाषा को प्रचालित करने के लिए अर्थपूर्ण शब्दों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके बगैर वाक्य नहीं बन सकता। निरर्थक शब्द भाषा को प्रवाहित करने में समर्थ नहीं होते या भाषा के प्रवाह को वो खंडित कर देते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो सामने वाले को जब उसका अर्थ पता चलता है तभी जाकर प्रतिक्रिया के रूप में वहां पे वो बातें जो है आगे बढ़ पाती है। अगर सामने वाले को संबंधित शब्द का अगर कोई अर्थ पता ही नहीं चला है तो समझ लीजिएगा कि आपका संवाद वहां पे रुक जाता है। तो इसलिए निरर्थक शब्द जो है भाषा को खंडित करते हैं। इसलिए भाषा के अर्थ को सूचित रूप से संपन्न होने के लिए वाक्य में आए हुए शब्दों के जो अर्थ है वो सार्थक होने चाहिए, और निरर्थक शब्दों के लिए यहाँ पे कोई भी स्थान भाषा में नहीं होता। मतलब सुचारू रूप से अगर भाषा को चलाना है, भाषा का संवाद अगर आगे बढ़ाना है, तो वहां पे अर्थपूर्ण या अर्थ से संपन्न शब्दों की जरूरत वहां पे हो जाती है। तो इसलिए सार्थक शब्द ये सबसे पहली आवश्यकता जो है वाक्यों की है। मतलब सार्थक शब्दों के बगैर हम वाक्यों का प्रयोग नहीं कर सकते या वाक्यों को बना सकते नहीं है। तो दूसरी आवश्यकता हम देखेंगे। दूसरी आवश्यकता है व्याकरणिकता। देखिए ये व्याकरणिकता जो है, आप सभी जानते हैं कि भाषा में व्याकरण का कितना महत्व है। भाषा में व्याकरण जो काम करता है, एक तो ये भाषा पर अनुशासन करता है। अनुशासन मतलब उसको नियंत्रित करता है, उसकी व्यवस्था बनाए रखता है। नियंत्रण भी कह सकते हैं या इसको हम कहेंगे व्यवस्था भी कह सकते हैं। इस व्यवस्था में यहाँ पे ये कोशिश हो जाती है कि भाषा जो है शुद्ध रूप में वहां पे किस प्रकार प्रयुक्त हो, इसको देखने का काम जो है व्याकरण करता है। अनुशासन, व्यवस्था या जो भी कुछ हम कह रहे थे व्याकरण के बारे में, इसमें व्याकरण में भाषा के प्रयोग संबंधी नियम, इसको ही सिद्धांत भी कहते हैं, नियम सिद्धांत वहां पे दिए जाते हैं और उसी के अनुरूप ही वहां पे
भाषा जो है काम करती है। मतलब मुझे बताना क्या है कि व्याकरण भाषा को नियंत्रित करता है, भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण के जो भी कुछ नियम बनते हैं वो सभी नियम जो है भाषा के लिए बनते हैं, भाषा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इस व्याकरण के बलबूते पर ही भाषा जो है सुचारू रूप से वहां पे काम करती है, कार्यान्वित होती है। अगर भाषा का व्याकरण वहां पे नहीं है, अब थोड़ा सा व्याकरणिकता के बारे में और आगे जाकर मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे व्याकरणिकता जो है विशेषता लिखित भाषा का जो रूप है, मतलब भाषा के 3 रूप मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो ये व्याकरणिकता जो है विशेषता लिखित भाषा के रूप में अत्यधिक कटिबद्ध रूप में वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर थोड़ा सा हम इसकी सहूलियत देखेंगे तो मौखिक भाषा के रूप में व्याकरणिकता के बारे में थोड़ा सा हम अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा के रूप में यहाँ पे व्याकरणिकता के आधार पर ही हमें वो सभी बातें जो है लिखनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। तो मुझे बताना क्या है कि भाषा में व्याकरण की दृष्टि से भाषा में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से भले ही पूर्ण नहीं होते, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जरूर पूर्ण होते हैं। मतलब व्याकरण के अंतर्गत आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी का वाक्य का जो सूत्र है वो है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म आता है और अंत में आती है क्रिया। मतलब हिंदी का जब कोई भी वाक्य जब बनेगा, कर्ता, कर्म, क्रिया इन 3 स्तरों पर बनता है। मतलब हमने वाक्य की जब परिभाषा देखी तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने ये बात कही कि वाक्य जो बनता है वो भाषा की सहज इकाई है, साथ ही साथ उसमें जो है वह अर्थ की दृष्टि से कभी कभार पूर्ण भी होता है और कभी कभार अपूर्ण भी होता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से, इस व्याकरणिकता के आधार पर व्याकरणिक दृष्टि से उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया जरूर होंगे। इसलिए व्याकरणिक दृष्टि से वो पूर्ण जरूर होते हैं। अर्थात हम इसको समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई विचार रखना है, हमें कोई बात रखनी है या हमें कोई मुद्दा विश्लेषित करना है, तो उस मुद्दे का विश्लेषण हम मुमकिन नहीं है कि किसी एक वाक्य में उसको हम प्रस्तुत कर सके। इसलिए उस मुद्दे को विश्लेषित करने के लिए हमें एक से ज्यादा वाक्य बोलने पड़ते हैं। तो लगभग 5-6 वाक्यों के भीतर हम उस मुद्दे को विश्लेषित कर पाते हैं। तो मतलब यहां से हमने शुरू की, अर्थात इन 5-6 वाक्यों के भीतर उस मुद्दे का विश्लेषण, उस संकल्पना का विश्लेषण जब हम कर पाते हैं तो वहां पे बीच बीच में लगभग 5-6 वाक्य वहां पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण है, लेकिन इनमें अपूर्ण जो अर्थ है, इन सभी वाक्यों को एक दूसरे के साथ संबंध जोड़कर जो है संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है, संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। मतलब यहां से शुरू हुई बात यहां तक जब आ जाती है तो पाठक इसको पढ़ते पढ़ते इन सभी का संबंध जो है वहां पे जोड़ता है और वहां पे पाठक को जो है या श्रोता को जो है संपूर्ण अर्थ के रूप में वो बात सामने आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से जरूर पूर्ण होता है। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी वाक्य जो है किसी एक शब्द से भी बन सकता है और कोई वाक्य जो है एक से अधिक शब्दों से भी बनता है। और एक बात हमने देखी थी कि इसमें कम से कम एक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया से मतलब क्या है कि अगर वाक्य का पूर्ण अर्थ सामने रखना है तो उसमें अंत में कोई ना कोई क्रिया वहां पे बोलनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, तभी जाकर वह वाक्य जो है पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए व्याकरणिकता ये जो तत्व है वाक्य निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है और उसके बिना हम वाक्य नहीं बना सकते। भाषा में व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण अथवा अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण भी वाक्य आ सकते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण है और अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण है तो वो वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वह वाक्य है क्योंकि उसमें जो है
अर्थ वहां पे दिया जाता है। साथ ही साथ और एक मैं बात बताना चाहता हूं कि व्याकरणिक दृष्टि से भले ही वाक्य पूर्ण है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वहां पे अगर वाक्य सही नहीं लिखा गया है तो वाक्य उसको हम नहीं कहेंगे। उसके पीछे की वजह यह है कि हमने जो कल उदाहरण देखा था, या सुबह के लेक्चर में हमने जो उदाहरण देखा है कि वह हवा से लिखता है, वह हवा से लिखता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। अगली जो आवश्यकता है इसमें उदाहरण आएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, करता है, इसमें कर्म है, क्रिया है। तो व्याकरण की दृष्टि से सही होने के बावजूद ये अर्थ के धरातल पर या अर्थ के निकष पर जो है वो टिक नहीं पाता, इसलिए ये वाक्य की कसौटी में इसको हम नहीं रख सकते। तो व्याकरणिकता में हमें इतना ही समझना है कि वह वाक्य जो है व्याकरण के नियमों के अधीन ही बनता है। व्याकरण के अंतर्गत वाक्य बनाने के जितने भी नियम बताए गए हैं उसके अंतर्गत वहां पे उस वाक्य को बनाया जाता है, उसी को ही वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से ये दूसरी जो आवश्यकता है वाक्य की वो है व्याकरणिकता। तीसरी आवश्यकता है आकांक्षा, अर्थात आकांक्षा से तात्पर्य क्या है, देखिए तीसरी आवश्यकता है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या है, देखिए आकांक्षा का अर्थ है परस्पर पूरकता। इसका अर्थ है परस्पर पूरकता। पूरकता से तात्पर्य क्या है कि वाक्य में आने वाले जो सभी पद है, वाक्य में आने वाले जो सभी शब्द है, तो एक दूसरे के साथ जो है उनका संबंध वहां पे स्थापित होता है और उसके कारण हम उस पूरे वाक्य के अर्थ को जो है वहां पे समझ पाते हैं। तो आकांक्षा अर्थात परस्पर पूरकता है। यह परस्पर पूरकता ही वाक्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैं उदाहरण आपको बता देता हूं, या फिर राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, ये वाक्य है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये सभी आए हुए जो है वो सभी पद है और ये सभी पद जो है एक दूसरे के साथ वहां पे संबंध स्थापित कर रहे हैं और इन सभी का संबंध जो है अंतिम जो क्रिया आ जाती है इसके साथ वहां पे जुड़ जाता है। तो आकांक्षा से तात्पर्य क्या है कि राम ने, अगर हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, राम ने बाण से मारा, यहां पे प्रश्न चिन्ह उभरता है कि आखिर किसको मारा। इसलिए आकांक्षा से तात्पर्य क्या है कि परस्पर पूरक जितने भी शब्द उस वाक्य के लिए आवश्यक है उनको वहां पे लाना जरूरी होता है, तभी जाकर वह वाक्य बनता है। मतलब परस्पर पूरकता के आधार पर वाक्य वहां पे बनाए जाते हैं। तो राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें आए हुए सभी शब्द, इसमें आए हुए सभी पद जो है एक दूसरे के लिए पूरक के रूप में वहां पे आए हुए हैं और इस वजह से ये वाक्य बनता है। या दूसरा भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 3 पद है, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 3 पद है। तीनों जो है व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। राम का संबंध पुस्तक के साथ है, पुस्तक का संबंध पढ़ता के साथ है, अर्थात तीनों पद जो है एक दूसरे के पूरक है। अर्थात राम इसमें करता है और पढ़ता है, इसकी क्रिया जो है इसके लिए पूरक है, और क्या पढ़ता है इसके लिए कर्म, इस वहां पे कर्म जो है उसके लिए पूरक बन जाता है। अतः ये तीनों पद जो है इस प्रकार मिलजुल कर आने के कारण वाक्य की रचना करते हैं और एक पूर्ण अर्थ जो है वहां पे प्रदान करते हैं। तो इसलिए वाक्य बनाने में ये परस्पर पूरकता जो है अत्यंत आवश्यक होती है। तो मुझे बताना क्या है कि आकांक्षा वाक्य की आवश्यकता है, वाक्य की जरूरत है और इसके आधार पर ही वाक्य बनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 मुद्दे जो है मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। अगले लेक्चर में यहाँ के आगे के जो 3 मुद्दे हैं इसका मैं विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।